चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। क्लब जी के स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने महात्मा गांधी के बारे में एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में पढ़े थे, लेकिन कुछ कारणों से पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग फिर से देखते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? 1915 में। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? 1915 में। तो डेट क्या है जब लौटे थे? 9 जनवरी। इस दिन 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तो कौन सा दिवस मनाया जाता? प्रवासी भारतीय दिवस। हाँ, ठीक है। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किनको? गांधी जी को। फिनिक्स फर्म कहाँ पर स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। फिनिक्स फर्म दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, डरबन। अब गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब बताइए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। यानी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। यह नील की खेती से संबंधित है और इनके विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, 1918। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब किया गया था? 1918। यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल था। ठीक है, कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918। यह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। यह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन कब किया गया था? 1919। खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919 है ना? हाँ, खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919 शायद नवंबर था ना? नवंबर 1919। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का अभिव्यक्ति, मतलब इसी में किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का अभिव्यक्ति, मतलब पहचान मिला होगा शायद। अब है असहयोग आंदोलन, वो है 1920। असहयोग आंदोलन 1920। इसमें प्रथम जन आंदोलन का अभिव्यक्ति किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है। और दांडी मार्च 1930। ठीक है। इसमें नमक सत्याग्रह 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? 1930। 1930। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति कब हुआ था? 1942। और 1942 में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। गांधी जी ने करो या मरो, लेकिन इसका वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को कहा जाता है। वास्तविक जनक कहा जाता है करो या मरो का यूसुफ मेहर अली। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बताइए, यरवदा जेल कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, यरवदा जेल पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। और बताइए तो, बापू का उपाधि किन्होंने दिया था गांधी जी को? वह CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब महात्मा गांधी को प्रमुख उपाधियां मिला है ना, तो बापू किसने कहा था? CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू। बापू की उपाधि CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए, वाइकोम सत्याग्रह कब किया गया था? वाइकोम सत्याग्रह त्रावणकोर, केरल में चलाया गया था। ठीक है, यह अस्पृश्यता के कुप्रथा के विरुद्ध चलाया गया था।
कौन सा सत्याग्रह? वायकम, जो हुआ था 1924-25 में। वायकम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था त्रावणकोर, केरल में। और बताइए महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितने वर्ष तक रही थी? 22 वर्ष। लगभग यहाँ 21 वर्ष दिया है, मतलब देख लीजिएगा। हाँ, 15 साल। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता लगभग कितने वर्ष रही? 21 वर्ष। 21 वर्ष रहा था। अब है बताइए सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर स्थित है? सेवाग्राम, हाँ, वो है महाराष्ट्र में स्थित है। सेवाग्राम जो आश्रम है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। ये सब जितना आश्रम है सब महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम है। ठीक, 6 गो आश्रम है। सुनिए, फिनिक्स फार्म कहाँ पर स्थित है? ठीक है, डरबन दक्षिण अफ्रीका। इसका स्थापना 1904 में किया गया था। फिनिक्स फार्म जो कि सबसे प्राचीन फार्म था गांधी जी का। हाँ, सत्याग्रह आश्रम कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। वो है अहमदाबाद। सत्याग्रह आश्रम कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद। और साबरमती आश्रम अहमदाबाद। साबरमती और सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। और अनासक्ति आश्रम है उत्तराखंड में। अनासक्ति आश्रम उत्तराखंड। और सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र। टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ स्थित है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ स्थित है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। अब बताइए भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? 1901 कलकत्ता अधिवेशन। सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम कब सम्मिलित हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1901। बताइए किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसने कहा था? महात्मा गांधी। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, महात्मा गांधी ने कहा है। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1915 में। और किसानों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने एक सत्याग्रह प्रारंभ किया, चंपारण सत्याग्रह, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। कब किया गया था? 1917 में। ठीक है, 1917। अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अनटू दिस लास्ट के लेखक है जॉन रस्किन। अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। अनटू दिस लास्ट के लेखक है जॉन रस्किन। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन। अनटू दिस लास्ट के पुस्तक कौन है? जॉन रस्किन। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जो कि शब्द था किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के बाद। ठीक है, गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के बाद। हाँ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। तो इसी आंदोलन के बाद महात्मा शब्द जोड़ा गया, इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से रोशनी चली गई? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? बताइए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? वह NG रंगा ने किया था। NG रंगा। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था महात्मा गांधी का? NG रंगा। अब महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के एक किसान थे
जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो भी शामिल थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या के समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल ने। इसका संबंध एक किसान थे जो चंपारण सत्याग्रह में बिहार के मतलब बुलाए थे गांधी जी को। ठीक, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। यह महात्मा गांधी से संबंधित पार्ट 2 का वीडियो है, ठीक है। और प्रीवियस वाला वीडियो जो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है, जो कि इनसे रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज समाप्त हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। बताइए वाइकम सत्याग्रह कब हुआ था? वाइकम सत्याग्रह अभी बताए थे ना, 1924-25 में। वाइकम सत्याग्रह 1924-25 में। बताए तो महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। ठीक है, महात्मा गांधी का माता का नाम पुतलीबाई। और आधुनिक युग के अजात शत्रु का उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आधुनिक युग के आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। किन्हें? महात्मा गांधी जी को। बताइए। आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। हाँ, वो भी बोला जाता है। तो आधुनिक युग के आजाद शत्रु मतलब उपाधि दिया गया था गांधी जी को। किन्होंने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। और जीवन में पहली बार जेल का प्रथम जेल अनुभव गांधी जी द्वारा कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। आज महात्मा गांधी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग चर्चा किए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर लगभग समाप्त होने की ओर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लब जी के स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो बताइए, वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, डेनिस कॉर्नेल को। 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेनिस पार्नेल को। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? केरल। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला प्रथम राज्य बना है केरल। बताइए, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा? 220। 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का घोषणा किया गया है, मतलब लक्ष्य रखा है? तो 220। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। और दूसरा महाराष्ट्र। दूसरा है महाराष्ट्र। और नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? गुजरात। भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? यह एक महोत्सव है, 10 दिन का महोत्सव है भारत भाग्य विधाता। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी। कौन क्या है? स्मृति ईरानी। 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? रितु खंडूरी। ठीक है, उत्तराखंड। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड। इसकी राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और राज्यपाल है उत्तराखंड का बेबी रानी मौर्य। चेंज हुआ है ना उत्तराखंड का? देखिए, देख के बताइए उत्तराखंड का वर्तमान राज्यपाल और सीएम भी बताइए। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और तो रितु खंडूरी विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। कहाँ की? उत्तराखंड। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। इसका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पीवी सिंधु
स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है पीवी सिंधु, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बताइए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया? 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह है और उत्तराखंड के वर्तमान सीएम है पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान राज्यपाल है गुरमीत सिंह। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। हाँ, 29 मार्च 2022 को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? वह सीमा रेखा को मिला है। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सीमा रेखा। बताइए जारी हुरन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? वह चौथे स्थान पर। जारी हुरन ग्लोबल स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष सतीश महाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष सतीश महाना और रितु खंडूरी उत्तराखंड। और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वह आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान कौन है मुख्यमंत्री? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? वह अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप जीता है। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने एक कप जीता है, वह अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। मार्च 2022 को BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया है? मीराबाई चानू, जो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन। और इसका संबंध किस राज्य से है? मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर का संबंध है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से 2021 से किसे सम्मानित किया है? मीराबाई चानू। इसका संबंध है भारोत्तोलन मणिपुर। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? मेघालय। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। शिलोंग का 2 फेस्टिवल महत्वपूर्ण है, क्या क्या? चेरी ब्लॉसम जो कि शिलोंग में है, और एगो चेरी ब्लॉसम शिलोंग, और एगो बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। बांग्ला उत्सव मेघालय, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अब बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस। स्थापना जानते हैं? 1946। यूनेस्को का 1946 ना, और मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। अब यूनेस्को का पूरा नाम बोलिए। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूरा नाम है 45। देख लीजिए 45 है ना 46 में, देख के बताइए। हाँ, यूनिसेफ 1946। ठीक है, देख के बताइए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। तो लिविंग रूट ब्रिज में शामिल हुआ है कौन सा राज्य? मेघालय। 1 अप्रैल को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा। ठीक है, उत्कल दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरुआत किया गया? फ्रांस। ठीक है, वरुण 2022 संयुक्त सेना अभ्यास है भारत और फ्रांस। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। किस राज्य के सीएम ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? वह है मणिपुर राज्य। मणिपुर जिसकी राजधानी कहाँ है?
इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च क्या है? मणिपुर। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अप्रैल 2022 में कौन बने हैं? आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज डेवन ब्रावो। किस देश से है डेवन ब्रावो? वेस्ट इंडीज। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं अप्रैल 2022 में? डेवन ब्रावो। हाँ पूरा, हाँ गेंदबाज कौन बने हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले? डेवन ब्रावो। आईपीएल कब से स्टार्ट हुआ था? 2008 से। आईपीएल 2008 से स्टार्ट हुआ था और सबसे पहला राजस्थान जीता था मैच। बताइए तो आईपीएल का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग और आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है, अभी बढ़ा होगा। 22 करोड़। हाँ, बिहार 12 करोड़। तो भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है। किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल का घोषणा किया गया है? श्रीलंका। आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल का घोषणा किया गया है श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? 26 हाँ? दिसंबर। वह 2 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस 2 अप्रैल। मतवा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। एगो कल पढ़े थे ना, डोल उत्सव में क्या पढ़े थे कल? पश्चिम बंगाल। क्या पढ़े थे? डोल उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल। तो ये भी वही है। मतवा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल। आप बोलिए तो पुतुल उत्सव कहाँ मनाया गया? हाँ आप बोलिए। पुतुल उत्सव ना आप लोग यहाँ ध्यान दिए ना वीडियो में ध्यान दिए। पुतुल उत्सव लोकल है, बोलिए सर। नई दिल्ली। पुतुल उत्सव नई दिल्ली। ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? काहे कि सबसे पहले आप ही लोग का एग्जाम है। क्या हम लोग का एग्जाम है क्या? लेकिन फिर भी पढ़ दे रहे हैं। पुतुल उत्सव नई दिल्ली। हाँ हाँ तो होगा। पुतुल उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली। और वरुण 2022 के संयुक्त सेना अभ्यास है भारत और फ्रांस का। और अभी क्या पढ़े थे? मतवा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। मतवा धर्म महामेला और डोल उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई, इसका क्या नाम रखा गया है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम रखा गया है, ठीक है, अल रिहला। और रेहला किसका पुस्तक है बोलिए तो? रेहला इन बतूता। रेहला जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था ना, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, तो गेंद का क्या नाम है? अल रिहला। अल रिहला, हाँ। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजन किया जा रहा है? कतर, जिसकी राजधानी है दोहा, मुद्रा है रियाल, ठीक है। कतर, दोहा, रियाल। किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास का घोषणा किया गया? पीटर नेविल का संबंध है क्रिकेटर से और इसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा किया गया है। किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है पीटर नेविल जो कि क्रिकेटर है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर। प्रधानमंत्री को जानते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री बताइए। पूर्व में स्कॉट मॉरिसन थे, अभी शायद चेंज हुआ है। एल्बनीज है क्या? एंथनी एल्बनीज, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज वर्तमान में प्रधानमंत्री है ऑस्ट्रेलिया।
तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है क्रिकेटर पीटर नेविल। और आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है? कौन सा मंत्रालय? उत्तराखंड कौन सा मंत्रालय? इस संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 यानी 360 वेबसाइट जो लॉन्च किया गया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। और पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? किसके जन्म दिवस पर? सुभाष चंद्र बोस। कौन सा मंत्रालय ने निर्णय लिया था? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लिया गया था 23 जनवरी। ठीक है, 125वीं जयंती पर। 125 है ना? ठीक है। तो 360 मंदिर जो है वेबसाइट लॉन्च किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। किस राज्य हाँ, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? वो है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और वर्तमान सीएम कौन है हरियाणा का? मनोहर लाल खट्टर। चेंज नहीं हुआ? ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान राज्यपाल जानते हो तो बताइए। तो मुख्यमंत्री कन्फर्म बताइए। ठीक है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा। इसके वर्तमान सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा रहा? बेरोजगारी में छत्तीसगढ़। ठीक है। जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है? भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस के सरकार है अभी वहाँ पर। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम है भूपेश बघेल, कांग्रेस का सरकार है। और अनुसुईया उइके वर्तमान राज्यपाल है। तो सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में प्रथम स्थान मिला है छत्तीसगढ़। किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? हाँ, मियामी नहीं, जो पोलैंड से संबंधित है। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है इगा स्वियातेक। कल पढ़े थे ना इगा स्वियातेक? हाँ, इगा स्वियातेक। इसका संबंध किस देश से है? पोलैंड। इगा स्वियातेक पोलैंड। और उप विजेता है नाओमी ओसाका, जो कि जापान का है। नाओमी ओसाका जापान से संबंधित है। और मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है इगा स्वियातेक। ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? फाल्गुनी शाह। ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? फाल्गुनी शाह। बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है फाल्गुनी शाह। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नहीं जानते। किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? महाराष्ट्र में है। दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थल है चंद्रपुर। तो चंद्रपुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। वह दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाते हैं? 8 जून। और विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून। हाँ, 5 अप्रैल। ठीक है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल और विश्व महासागर दिवस 8 जून। किस राज्य सरकार को ने 13 नए जिले के साथ नया नक्शा मिला है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का गठन करने का घोषणा किया। किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया गया है? गोरखपुर। बताइए। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती से। यूपी के मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया गया। किस जिले से? श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो भाजपा का सरकार है। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आनंदीबेन पटेल। ठीक है। यूपी को वर्तमान सीएम है योगी। और स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया गया श्रावस्ती में। कावल उथवी
ऐप लॉन्च किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? कावल उथवी एक जो ऐप है किस राज्य के सीएम ने लॉन्च किया है? वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। कावल उथवी ऐप लॉन्च किया गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वहाँ के सीएम बताइए कौन है वर्तमान में? MK स्टालिन ना, जो द्रमुक पार्टी से संबंधित है। कौन पार्टी है? DMK। ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK। नहीं मालूम तो कावल जानते हैं तो बोलिए, कन्फर्म बोलना है ना, बताइए। कावल उथवी ऐप जो लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस राज्य के ग्यासासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? बताइए, किस राज्य के ग्यासासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? वह लद्दाख में। ग्यासासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरुआत किया गया है लद्दाख। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? वह है आरिफा जोहरी। हाँ, आरिफा जोहरी। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? आरिफा जोहरी। ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? देश का नाम बताना। वह चीन। ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन। इसकी राजधानी है बीजिंग। बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और अभी इसके प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। WHO का प्रमुख है अभी टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। आज के लिए करंट अफेयर्स को यहीं पर रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आते हैं। अब इतिहास के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे है सन 1857 की क्रांति। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सन 1857 की क्रांति इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। डेट 10 मई 1857। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत किया गया था? मेरठ। मेरठ किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857, मेरठ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 का मतलब प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। बताइए तो कमल फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, नेक्स्ट कोई जानते हैं तो बताइए। ठीक है, नेलम्बो न्यूसिफेरा गाटन। कमल फूल का जो वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा गाटन, जो भारत का राष्ट्र फूल है, कमल है ना। तो 1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? ठीक है, पश्चिम बंगाल बैरकपुर। मतलब बैरकपुर स्थान है और पश्चिम बंगाल राज्य है। तो मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। तो इसका विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था इस 1857 क्रांति का? ठीक है, ठीक है। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था, इसीलिए इसका प्रभावित कारण था। 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, इसीलिए विद्रोह का तत्कालीन कारण था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी घटी थी? इससे संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना।
1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यह प्रथम घटना था, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से था? इस विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक मतलब एगो स्थान दिया है, किस कहाँ से था? अवध से। अवध से सबसे अधिक सर्वाधिक सैनिक भाग लिया था। अवध, हाँ अवध लखनऊ में अवध सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से था? तो अवध। अब अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। यानी अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। जो कब स्टार्ट हुआ था क्रांति? 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और मंगल पांडे ने विद्रोह किया था बैरकपुर, बंगाल। बैरकपुर, बंगाल। तात्या टोपे किसका नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे। तो कानपुर से विद्रोह कर कौन नेतृत्व किया था? नाना साहब। तो नाना साहब ने अपने सेनापति किसे नियुक्त किया? तात्या टोपे, जिसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे इसी का नाम। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। तो इसी ने आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। हाँ मतलब चेंज हो गया, इलाहाबाद का नया नाम कर दिया गया प्रयागराज। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था इलाहाबाद। लखनऊ से किस महिला ने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल। और कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है। स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। इसका बचपन का क्या नाम था? ठीक है, छबीली या मनु। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में, इसका बचपन का नाम था छबीली या मनु। और इसका शायद मृत्यु कब हुआ था? 1858 में हुआ था ना। रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु ग्वालियर 1858 में हुआ था। हाँ, इसका युद्ध हुआ था हीरोज के साथ। हाँ, इसका मृत्यु ग्वालियर 1858 में किया गया था। और रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हीरोज के साथ हुआ था। नहीं जानते? बताएं, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? हाँ, दीवान मनीराम दत्त। 1857 की क्रांति का नेता असम में कौन था? दीवान मनीराम दत्त। मतलब असम में कौन नेता था? दीवान मनीराम दत्त। असम की राजधानी कहाँ? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपया इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। यानी कहाँ से विद्रोह कर रहा था? फैजाबाद। फैजाबाद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। और कानपुर से नेतृत्व नाना साहब। लखनऊ से बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? नाना साहब ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया? तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। और हाँ ठीक है। और बहादुर शाह जफर ने किसने अपना सेनापति नियुक्त किया? बख्त खान। हाँ, बख्त खान। बहादुर शाह जफर ने किससे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खान को नियुक्त किया था। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? हाँ,
लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का गवर्नर जनरल यही था, तो इसको ख़त्म करके वायसराय का पद लाया गया। तो किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1858 1 नवंबर, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? 1 नवंबर 1858 को किया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? वो है पील आयोग का गठन किया। पील और पील, हाँ पील। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। कौन गठन? पील आयोग। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? बताइए, कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? वह है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब कौन था? शायर अंग्रेजों का आलोचक था, मिर्जा गालिब। भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था 1857 के विद्रोह के कारणों पर? वह 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो भारतीय भाषा में लिखा था विद्रोह के कारण को, वह सर सैयद अहमद खां। मतलब इस विद्रोह का जो कारण था उसको भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। कहाँ के जमींदार थे? कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? मतलब जगह का नाम देना है। बिहार का वह है जगदीशपुर। हाँ, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व करता था कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह कौन थे? जगदीशपुर के जमींदार थे, वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर। लेकिन नेतृत्व क्या था? बिहार का। और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? बी.डी. सावरकर। इसका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। तो इस विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था बी.डी. सावरकर। हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। 1857 तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था बी.डी. सावरकर। और 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? वह सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। इस विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया? आउटरम और टेलर ने दिया था। षड्यंत्र की संज्ञा दिया था आउटरम एवं टेलर। तथाकथित प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्र न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? वह आर.सी. मजूमदार का। हाँ, प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्र न ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार। और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। मतलब स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। तो इतिहास को अभी फिलहाल के लिए यहीं पर रखते हैं। अब हम लोग खेल कूद की जानकारी के बारे में प्रयास करते हैं। खेल कूद बताइए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। ओवर कप बैडमिंटन। थॉमस कप और ओवर कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। कनाडा कप गोल्फ। कनाडा कप गोल्फ से संबंधित है। ये सब डेली इसीलिए पढ़ते हैं ताकि ध्यान में रहे, काहे कि गलत टिक लगाने का संभावना बहुत अधिक है, इसीलिए डेली रिपीट कर देते हैं। थॉमस कप और ओवर कप बैडमिंटन से संबंधित है। कनाडा कप गोल्फ से संबंधित है। कनाडा कप गोल्फ। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का क्रिकेट है ना? आइस हॉकी। कनाडा का आइस हॉकी है ना? ठीक है, देख लीजिए। और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। डेविस कप जो संबंधित है लॉन टेनिस से संबंधित है।
ईरानी और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। ईरानी और रणजी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल। डुरांड कप फुटबॉल। डुरांड कप फुटबॉल। मेयर्स कप मुक्केबाजी। मेयर्स कप मुक्केबाजी संबंधित है। मेयर्स कप मुक्केबाजी। फीफा कप किस से संबंधित है? फुटबॉल। फीफा कप फुटबॉल। रंगास्वामी कप हॉकी। रंगास्वामी कप हॉकी। फ्रेंच ओपन टेनिस। फ्रेंच ओपन टेनिस। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन टेनिस। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन टेनिस। फेडरेशन कप कबड्डी। फेडरेशन कप कबड्डी। और अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। फीडे शतरंज। फीडे संबंधित है शतरंज, जिसका सर्वोच्च संस्था है फीडे। अब बताइए, राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब और कहाँ आयोजित किया गया था? हाँ, 1987 कोलकाता में। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1987 कोलकाता। हॉकी के जादूगर तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। ठीक है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। इसी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब बताइए, विश्व खेल दिवस कब मनाते हैं? अभी बताएं ना इसी वीडियो में। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को मनाते हैं। और विश्व खेल दिवस बताइए? 6 अप्रैल। अभी पढ़े थे ना। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम निशानेबाज कौन था? कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम निशानेबाज था हरिचरण शॉ। ठीक है, प्रथम निशानेबाज बोल रहा। प्रथम निशानेबाज एशियाई खेलों में कब स्टार्ट हुआ था? एशियाई खेल 1951 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। एशियाई खेल आयोजन किया गया था 1951 में नई दिल्ली में। तो प्रथम निशानेबाज कौन था जीतने वाला? हरिचरण शॉ। हरिचरण शॉ। और प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी थी? अंजलि राजगोपाल। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी थी? अंजलि गोपाल। अब एक आध क्वेश्चन सभी से पूछ ले रहे हैं, चलिए जवाब दीजिए। ठीक है। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? ये सब लोकल क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। बताइए तो मानव शरीर में जो पाचन में सहायक अम्ल है क्या नाम है? मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल क्या है? सुन के तो बोलिए। HCl। इसका आयनी नाम क्या है? ठीक है, इसका आयनी नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और एक नाम है, बताइए। म्योरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अन्य नाम है म्योरिएटिक अम्ल। HCl का अन्य नाम है म्योरिएटिक अम्ल। यह पाचन में सहायक होता है। ठीक है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? रीढ़ में हाँ 33। ठीक है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? 33 दिया। 33। रीढ़ में हड्डी की संख्या 33। ठीक है। पीला जो ज्वार होता है किसके कारण होता है? पीला ज्वार किसके कारण होता है? वह मच्छर के काटने से। सही है ना? मच्छर के काटने से पीला ज्वार होता है। DVD का पूरा नाम क्या है? किनका है? बताइए, ध्यान दीजिए। DVD का पूरा नाम क्या है? हाँ, यहाँ दिया है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और ऑप्शन में दोनों रहता है, तो आप लोग ध्यान से मानना है, दोनों ऑप्शन रहता है। ठीक है ना? हाँ, बताइए, माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट। माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट। आपका है? ठीक है। हाँ, माना गया वो हम भी कंफर्म नहीं ना, दोनों है, दोनों ऑप्शन में रहता। ठीक है। माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट। बताइए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसको इंग्लिश से वीनस कहते हैं, ना कि फ्राइडे। ठीक है ना? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, इसको इंग्लिश से वीनस कहते हैं। नेक्स्ट जिनका है बोलिए। हंसाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका N2O होता है फॉर्मूला, N2O।
नेक्स्ट जिनका है बोलिए। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। और हृदय रोगी किस उपकरण का प्रयोग करता है मापने में? ईसीजी। हृदय संबंधी बीमारी का उपयोग ईसीजी से करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। डायलिसिस एक इलाज है किसका? किडनी यानी वृक्क से संबंधित है। डायलिसिस किडनी से संबंधित है। बताइए सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। बताइए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना %? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट है 78%। एक टीबी बराबर कितना होता है? 1024 जीबी। ठीक है, एक टीबी बराबर होता है 1024 यानी 1024 जीबी। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। डीएनए जांच केंद्र कहाँ स्थित है बताइए आपका? हैदराबाद में। डीएनए जांच केंद्र हैदराबाद में स्थित है। और डीएनए का पूरा नाम क्या है? ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या मालूम है ना, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र। हाँ, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है गांधीनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। और डीएनए जांच केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। बताइए डॉल्फिन एक स्तनधारी है, ठीक? तभी बताएं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल है ना। हाँ, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट आपका है, ठीक है? क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद। लगना है ध्यानचंद पुरस्कार में 25 लाख। बताइए बल का मात्रक क्या है? बल का न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में भारतीय संविधान के भाग, ठीक है? बोलो पहला भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या है? दूसरा में क्या है? नागरिकता। दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता। तीसरा में क्या है? मौलिक अधिकार। तीसरा में क्या है? मौलिक अधिकार। चौथा में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चौथा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 का क मौलिक कर्तव्य। 4 का क्या है? मूल कर्तव्य। 4 का क में क्या है? मूल कर्तव्य। हाँ, और 5 में क्या है? 5 में क्या है? संघ। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5 है, ठीक है? सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5, संघ। सबसे बड़ा भाग है 5 जिसमें संघ है। भाग 6 में क्या है? संघ के बाद आ गया राज्य। भाग 6 में क्या है? राज्य। भाग 7 में क्या है? क्षेत्र का विशेष 7 अभी खाली है, ठीक है? क्यों खाली है देखो, 7 अभी खाली है। क्यों खाली है देखो, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 7वीं भाग को खत्म कर दिया है? 7वीं को 1956, ठीक है? जो भाग 7 है इसको 7वीं संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ठीक है? भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। भाग 9 का क वह नगर पालिकाएं। भाग 9 में था पंचायतें। भाग 9 का क में क्या है? नगर पालिकाएं। भाग 9 का ख में क्या है? सरकारी समितियां। भाग 9 का ख में क्या है? सरकारी समितियां। भाग 9 में क्या है? 9, हाँ 9 में पंचायत। 9 का क में क्या है? नगर पालिकाएं। 9 का ख में क्या है? सरकारिया मान सरकारी समितियां। सरकारी समितियां। रुको, भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में क्या है?
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अब बोलो डायरेक्ट, भाग 15 में क्या है? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। कौन सा अनुच्छेद में संविधान संशोधन? 368। अनुच्छेद 368 में। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। कौन सा अनुच्छेद है? 368। और कोई देखते हैं, फिर से बोलो, कोई बोलो इधर से। भाग 3 में क्या है? हाँ, मौलिक अधिकार। बोलो तुम। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। इधर से बोलो। भाग 4 का क में क्या है? मूल कर्तव्य। भाग 4 का क में क्या है? मूल कर्तव्य। सिर्फ भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। बोलो भाग 6 में क्या है? भाग 6 में क्या है? राज्य। और भाग 5 में संघ। भाग 5 में है संघ, भाग 6 में है राज्य। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5 जिसमें संघ है। अनुच्छेद 52 से 151। कुल कितना अनुच्छेद है? 100 अनुच्छेद है। सबसे बड़ा भाग है 5, अनुच्छेद है 52 से 151। कुल अनुच्छेदों की संख्या कितना है? 100 है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? माने 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है। भाग 8 में क्या है? भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 का क में क्या है? नगर पालिकाएं। भाग 9 का क में क्या है? नगर पालिकाएं। भाग 9 का ख सरकारी समितियां। सरकारी समितियां भाग 9 का ख में। अब आ रहे हैं 9 के बाद भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। जो ये सब बीच में लिखा है ये सब छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 17 में राजभाषा। राजभाषा क्या है हम लोग का? हिंदी है। ठीक है, राजभाषा बोलेगा तो हिंदी है। कुछ नहीं। और भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 20 संविधान संशोधन। कौन सा अनुच्छेद है? 368। ठीक है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, जलवायु। पूछा है सीजीएल में? अच्छा 5-6 ठो। हाँ, तुम आ गया एग्जाम दे 5-6 गो। ठीक। आज पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल में जलवायु पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट। भारत का भूगोल में जलवायु पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? समुद्र से उसकी दूरी। वह अक्षांश या अवस्थिति, मतलब कहाँ अवस्थिति है। ठीक है। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अक्षांश या अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारकों से संबंधित शब्द कौन सा है? लैंडफॉर्म। ठीक है, लैंडफॉर्म है। एल से क्या होता है? लैंडफॉर्म। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। लैंडफॉर्म्स LANDFORMS। तो एल से क्या होता है? एल से लेटीट्यूड, ए से एल्टीट्यूड, एन से होता है नियरनेस फ्रॉम सी। एन से होता है नियरनेस फ्रॉम सी। डी से डायरेक्शन ऑफ वाइंड। डी से होता है डायरेक्शन ऑफ वाइंड। एफ से फॉरेस्ट। एफ से फॉरेस्ट। ओ से
ओशियन करेंट्स, ओ से ओशियन करेंट्स, आर से रेनफॉल, आर से रेनफॉल, एम से माउंटेन, एम से माउंटेन और एस से सोयल। ठीक है। लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, नियरनेस फ्रॉम सी का मतलब होता है समुद्र से निकटता, नियरनेस फ्रॉम सी का मतलब होता है समुद्र से निकटता, डायरेक्शन ऑफ वाइंड मतलब पवन की दिशा, फॉरेस्ट मतलब वन, ओशियन करंट्स मतलब होता है समुद्री जलधाराएं, ओशियन करंट्स समुद्री जलधाराएं, रेनफॉल मतलब होता है वर्षा, रेनफॉल मतलब वर्षा, माउंटेन मतलब बोलते हैं पहाड़ या पर्वत, माउंटेन मतलब पहाड़ या पर्वत, सॉयल मतलब मिट्टी। ठीक है। जलवायु को निर्धारित करने वाला कौन सा नाम से हम लोग बोलते हैं, जो लैंड फॉर्म्स, कौन सा नाम है, लैंड फॉर्म्स, यही पर निर्भर रहता है। अब देखो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? शीत ऋतु में मतलब ठंडा के दिन में ना, कब? हाँ ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु। ठीक है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु, पंजाब एवं तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है, पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 125 ठीक है, 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर। कितना है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? वह है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होता है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप, क्या? उच्च ताप और निम्न दाब, उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु से का कर्षण करते हैं, हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। अब देख रहे हैं व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच को व्यापारिक पवने चलता है। ठीक है, मतलब उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों
35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। फिर से देखो, व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बने वाली पवने हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों 25 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। पश्चिम बंगाल तथा असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। काल बैसाखी तथा चाय वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। लेह कहाँ है? लद्दाख। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। कॉपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? कॉपेन ने वर्ष 1918 में, कब? 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? वो है 5 वर्ग। कितना वर्गों में? 5 नहीं। किसने बांटा है? कॉपेन ने। कब बांटा है? 1918 में। ठीक है। कॉपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भाग। ठीक है। कितने भाग? 5 भाग। अब देखो, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। क्या बोल रहा है? ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है, उसी को बोलते हैं ITCZ। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। लू क्या है? उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। बोलो तुम। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? हाँ बोलो तुम लोग कोई। पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु। बोलो तुम उधर से। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का क्या नाम है? लैंडफॉर्म्स। ठीक है। एक बार बोलो तो सबका लैंडफॉर्म्स को फटाफट बोलो। L से लेटीट्यूड, A से एल्टीट्यूड, N से नियरनेस ऑफ फ्रॉम सी, D से डायरेक्शन ऑफ वाइंड, F से फॉरेस्ट, O से ओशियन करेंट्स, R से रेनफॉल, M से माउंटेन्स, S से सोयल। ठीक है। बोलो उधर से कोई। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? बोलो।
पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और मेघालय। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय। हाँ, पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सॉरी, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन सा पवन के दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। बोलो, कोपेन ने विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 5 भागों में। कब बांटा था? 1918 में। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 5 भागों में। बोलो उधर से कोई, उधर। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चाय वर्षा या काल बैसाखी। चाय वर्षा या काल बैसाखी। चाय वर्षा या। आज के इस लाइव डिस्कशन के वीडियो में हम लोग लगभग बहुत सारे विषयों के बहुत सारे प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा किए। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया इस एजुकेशनल चैनल को और लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे इस वीडियो का लाभ बहुत सारे स्टूडेंट को हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।